स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में, जहाँ हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं किडनी डिसीज पर। एक सर्वे के अनुसार क्रॉनिक किडनी डिसीज 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है ग्लोबली होने वाली डेथ का, और अराउंड 1.7 मिलियन पीपल एक्यूट किडनी डिसीज के कारण हर साल मौत का शिकार होते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो 7.8 मिलियन पीपल आज क्रॉनिक किडनी डिसीज की अवस्था में जी रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों ही किडनी डिसीज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डॉक्टर NK शर्मा सर से जानेंगे किडनी डिसीज के लक्षण के बारे में, कारण के बारे में, और कैसे हम प्राकृतिक रूप से इसका उपचार कर सकते हैं इस बारे में। तो चलिए सबसे पहले मिलके सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबको नमस्कार मेरा। जी सर, जैसे कि हमारा आज का विषय है सर किडनी डिसीज़, और मैंने 2 टाइप की किडनी डिसीज़ यहाँ बताई, क्रॉनिक और एक्यूट। तो सर मैं यही जानना चाहूँगी कि दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे किसी व्यक्ति को पता चले कि उसकी किडनी की समस्या अब हो रही है, उसे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। देखिए, किडनी डिजीज़ में एक्यूट और जो क्रॉनिक होती है, एक्यूट का मतलब है कि किडनी अभी एकदम रिवोल्ट कर रही है, जैसे नेफ्राइटिस जिसको कहते हैं हम लोग। नेफ्राइटिस का मतलब है नेफ्रॉन जो हमारे किडनी में होते हैं उसके नाम से नेफ्राइटिस कहा जाता है। तो एक्यूट नेफ्राइटिस होती तो उसमें क्या होता है, हमारे चेहरे पे सूजन आती है, हमारे पाँव में सूजन आती है, और हमारी पूरी बॉडी में भी कई बार सूजन आ जाती है, और उसके कारण जो है हमें चलने फिरने में दिक्कतें आती है। फिर पेशाब में तकलीफ़ होती है, पेशाब रुक भी सकता है, तो उसको हम एक्यूट सिम्टम्स कहते हैं, समझे ना। तो एक्यूट डिजीज़ जो होती है ना, वो चूँकि इन्फ्लेम्ड कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होती है वो हमेशा ओवर स्ट्रेन से होती है, तो इसलिए वो रिकवरेबल कंडीशन में होती है, वो हमेशा ठीक हो सकती है। लेकिन CKD यानी कि जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होती है, जिसको CKD कहते हैं, वो बीमारियों को ठीक होने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुकी है। क्रॉनिक का मतलब क्या, सेटल्ड बीमारी, यानी कि एक प्रकार से बीमारी अब स्थापित हो चुकी है। तो उस बीमारियों को ठीक करने में फिर बहुत लंबा चौड़ा समय लगता है, और कई लोग तो इतनी ख़राब अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनको वहाँ से दोबारा रिकवर करके लाने में बहुत एक प्रकार से इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसी भी अवस्था आ जाती है इसके अंदर, तो उसको हम क्रॉनिक डिजीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूट का मतलब है सिम्टम्स ज़्यादा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पेशाब की, सूजन की, लेकिन वो अगर थोड़ी केयर करें तो उसमें फिर रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। लेकिन क्रॉनिक में क्या है, लंबे समय तक आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ हेल्दी उपचार अपनाने पड़ेंगे, तब जाकर उसमें रिकवर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगती है, यूँ समझ लो। ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो सर किन कारणों से होती है ये किडनी डिसीज़? क्या हमारी लाइफस्टाइल इसका कारण होती है, या कोई अन्य बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है? देखिए, लाइफस्टाइल तो सबसे मेजर कॉज है जिससे कि किडनी हमारी डैमेज होती है। हमारा खान पान है, हमारे माइंड का भी रोल है, हमारे लेकिन दवाइयों का भी रोल है, केमिकल का भी रोल है, सब चीज़ों का रोल है। लेकिन साथ साथ में अगर कोई बीमारी अटैच हो जाती है तो उन बीमारियों से भी ये हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको किन किन बीमारियों से किडनी डैमेज हो जाती है वो समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय से रह रहा है, तो ब्लड प्रेशर का प्रेशर चूँकि रोज़ किडनी पे ही तो पड़ेगा ना। जब प्रेशर होगा तो किडनी को छानना पड़ता है ब्लड को, तो उस कंडीशन में रोज़ प्रेशर हो के धीरे धीरे किडनी जो है ब्रेकडाउन की तरफ जाने लग जाती है। और दूसरा होता है डायबिटीज़ में जब शुगर हमारे ब्लड में हाई हो जाती है तो वो हमारे सारे किडनी के सेल को, नर्व सेल को, हार्ट सेल को, सब सेल को जो है ना धीरे धीरे डैमेज करने लग जाती है। तो ये जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो उसके अंदर भी धीरे धीरे किडनी है ना डैमेज होती रहती है समय के अनुसार। तो
कई लोगों को 5-10 साल में किडनी डैमेज हो जाती है, डायबिटीज़ वालों को, कईयों को 15-20 साल के बाद जाकर होती है, इस तरह से। तो वो भी एक बीमारी का कारण होता है। तीसरा किडनी डैमेज होने में कारण पड़ता है स्टोन फॉर्मेशंस। हमारे अंदर यूरेट्स, कैल्सेट, ऐसे बहुत तरह के कैल्शियम रिलेटेड, यूरिक एसिड से रिलेटेड बहुत सारे डिपॉजिट जो होते हैं, जिसको हम स्टोन के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो वो डिपॉजिट के कारण क्या होता है, किडनी वहाँ पे धीरे धीरे ना डैमेज हो रही होती है, और उसके कारण भी जो है किडनी कभी भी ख़राब हो सकती है। लंबे समय तक अगर स्टोन पड़े रहते हैं तो वो किडनी के सेल को डैमेज कर रहे होते हैं। एक तो ये भी एक कारण होता है। फिर कई बार सिस्ट बन जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो उनके कारण भी किडनी पे असर पड़ रहा होता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, ब्लैडर में प्रॉब्लम है, आपके ब्लैडर में कैंसर है, ब्लैडर में प्रॉब्लम है आपके तो उसके कारण भी क्या होता है, वो बैक प्रेशर मारता है, तो उसके कारण भी हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं उसको, यानी कि उसमें किडनी के अंदर पानी जो है, वो पेशाब जो पूरा निकलना चाहिए निकल नहीं पाता, तो किडनी जो है ना वो एकदम जो है ना वो मोटी होने लग जाती है, इस तरह से। तो ऐसे हाइड्रोनेफ्रोसिस भी होती है। तो ऐसे करके बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड काफ़ी किडनी पे असर होता है। तो ये तो हो गया बीमारियों से कनेक्टेड, ठीक है ना। ऐसी और भी बीमारियाँ हैं, मैं आज जनरल थोड़ी मोटी बता रहा हूँ। और इसके बाद में जो लाइफस्टाइल से जो किडनी डैमेज होती है, उसमें सबसे पहले हम माइंड को लेते हैं। अगर आप माइंड में फियरफुल है, बहुत ज़्यादा फियर, तो फियर में आप जानते हैं ना, आप सिकुड़ जाते हैं, ये पता है ना। आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो स्ट्रेस में भी आपकी खून की नली सिकुड़ती है और आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो आप बार बार स्ट्रेस और फियर में जब जीते हैं ना, तो उसमें किडनी के ऊपर असर ज़बरदस्त पड़ रहा होता है। किडनी का फियर के साथ बहुत बड़ा लेन देन है वैसे माइंड का रोल में, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड का रोल आ गया। और दूसरा जो है खान पान में, जो सबसे बड़ा जो डेंजर जोन है ना किडनी में, वो है हाई प्रोटीन डाइट। क्योंकि जितना आप हाई प्रोटीन खाते हैं, मतलब ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, दालें खूब, बेसन खूब खाते हैं, सोयाबीन खूब खाते हैं, कई लोग तो जानते हैं ना, जिम जाने वाले प्रोटीन पाउडर ले रहे होते हैं, तो वो एक्चुअल में प्रोटीन पाउडर लेने का मतलब है किडनी को तोड़ना, बस सीधा हिसाब है। क्योंकि वो इतना हाई प्रोटीन जो है ना बॉडी को बर्दाश्त नहीं होता। और जनरली प्रोटीन लेने वाले लोग हैं ना, आज नहीं तो कल बहुत बड़ी समस्याओं में जाते हैं, ये मैंने देखा है बहुत इस तरह से। तो इसीलिए तो हाई प्रोटीन डाइट से क्या होता है, यूरिया बनती है, यूरिक एसिड बनती है, और उसके कारण फिर किडनी पे उसका प्रेशर पड़ता है, वो वेस्टेज जो निकालने में। और मतलब आप वेस्टेज इतना क्रिएट करते रहते हो कि बॉडी को उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी चाहिए। फिर कई लोग हैं ना बहुत पेन किलर खाते हैं छोटी छोटी बीमारियों में, और पेन किलर लंबे समय तक खाते हैं, तो कई लोगों की किडनी खराब सिर्फ पेन किलर के कारण ही हो जाती है। कई लोगों के ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पानी बहुत ख़राब होता है उनका, क्या पानी में कई केमिकल्स होते हैं, वो पानी पीने के कारण भी है ना बहुत तरह के वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन बन जाते हैं। कई ऐसे कस्बे गांव होते हैं, तो वहाँ का पानी अच्छा नहीं होता कई बार, तो उससे भी ना किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही होती है, यूँ समझ लें। और बहुत लोग नमक बहुत खाते हैं, कई लोग नमक खाने की इतनी आदत होती है कि उनका ब्लड प्रेशर उसके कारण रेज होता है और खून की नलियाँ हार्ड होने लगती है। तो उसके कारण भी क्या होता है कि किडनी पे प्रेशर बहुत पड़ता है फिर उससे, नमक खाने से सिर्फ, तो उसके कारण भी किडनी डैमेज होती है। कई लोगों की किडनी जो है ना इसलिए ख़राब हो जाती है, उनके किडनी को जाने वाली जो ब्लड वेजल्स होते हैं ना, वो हार्ट ब्लॉकेज की तरह उसमें ना ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। और वो किससे क्रिएट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, तले हुए तेल घी से, समझे ना, या बहुत ज़्यादा दूध पीने से, नॉनवेज खाने से, तो उनके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो वो ब्लॉकेज के कारण भी है ना किडनी को पूरा पोषण नहीं मिलता, तो धीरे धीरे किडनी सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, उसका साइज छोटा हो जाता है, यूँ समझ लें। तो ऐसे लाइफस्टाइल से बहुत बड़े हमारे खान पान का बहुत बड़ा खतरनाक असर है। और अगर उसके साथ मैदा है, चीनी जुड़ गई, बहुत ज़्यादा चाय पी रहा है, बहुत कॉफ़ी पी रहा है, बहुत कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, देखो आप जानते हैं ना कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड होती है और 12, 13, 14 चम्मच शुगर होती है। तो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग, अल्कोहल पीने वाले लोग, यानी कि एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस रोज़ बॉडी को दे रहे होते हैं कि दिन में 5-7 कप चाय पी जाते हैं, कॉफ़ी पी जाते हैं, तो वो फिर कैफीन जो है बॉडी का,
उसको किडनी को ही निकालना पड़ता है। चाय का भी टैनिन है, वो भी किडनी को ही निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अब किडनी बेचारी चारों तरफ से इतना अटैक होता है कि वो उसको निकालने में आज नहीं तो कल वो ब्रेकडाउन हो जाती है, और फिर बाद में अगर उसके नेफ्रॉन्स ख़राब हो गए फिर वो धीरे धीरे फिर आपको कई तरह के मतलब प्रॉब्लम में डाल देगी, यूँ समझ लो आप। जी सर, सबसे पहली प्रॉब्लम जैसे किडनी फेल होती है तो डायलिसिस शुरू होता है। तो सर जब डायलिसिस शुरू हो जाता है एक इंसान का, तो क्या उसके चांसेस हैं कि वो लंबा सर्वाइव करेगा? हाँ, देखिए क्या होता है, डेफिनेटली देखिए मेडिकल साइंस का अपना उपयोग भी है कि कम से कम डायलिसिस करके उसको सर्वाइवल के लिए हेल्प तो कर ही रहे हैं। लेकिन डायलिसिस में क्या होता है, बहुत बॉडी का मिनरल लॉस होता है, उससे थकावट भी बहुत आती है, नुकसान भी होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, ये दोनों बातें होती है ना। लेकिन अगर आदमी डायलिसिस से बचना चाहता है तो इसमें दो तरह के चांसेस हैं। देखिए, अगर कोई आदमी हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर अपने खान पान में परिवर्तन करें और किडनी के जो नेफ्रॉन्स जो डैमेज हो चुके हैं वो वापस रीजनरेट हो सकते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, आदमी उसको रीजनरेट करने का कारण देता ही नहीं, वो वही पुराने खान पान को खा रहा होता है और जिसके कारण वो डैमेज हुई। अच्छा, फिर जो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है सब खाओ, और वो बहुत मामूली सा प्रोटीन बंद करके या थोड़ा ये मत खाओ, फलाने फल मत खाओ, पोटाशियम मत खाओ, वो रेस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत डाल देता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना, उसके बावजूद भी वो डायलिसिस उसकी चलती रहती है, और अक्सर डायलिसिस 1-2 करते करते फिर सप्ताह की 3-3 तक हो जाती है, समझे ना। तो ये उसका आंसर नहीं है। क्यों? आप क्या कर रहे हो, आप गंदगी पैदा कर रहे हो, फिर कहते हैं मैं निकाल दूंगा जी, समझे, डायलिसिस का मतलब ये है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं गंदगी बनने नहीं देंगे जी, आपके अंदर कम बनने देंगे, तो आपको डायलिसिस कम जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप सप्ताह में 3 बार कराते हो, 2 बार कराते हो, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप 10 दिन में कराओगे। क्यों? पूरी इतनी गंदगी जमा तो हो ना, तभी तो वो निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि निकालना क्यों पड़ता है? क्योंकि तकलीफ़ होने लगती है आदमी को वो गंदगी जमा होने से। तो इसमें गंदगी हम नहीं बनने देते, क्योंकि अल्टीमेटली गंदगी बनने के कारण डायलिसिस कराना पड़ता है, तो हम उसके अंदर कंट्रोल कर लेते हैं खान पान करके भी, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, हमारे बॉडी में 4 चैनल्स होती हैं, जैसे हमारी स्किन है और हमारा लंग्स हैं और हमारे इंटेस्टाइन है। तो अगर आप स्किन भी जो है ना, वो हमारी दूसरी किडनी है। अगर हम दूसरी किडनी को खोल देते हैं, यानी कि हमारे स्किन को खोल देते हैं, तो स्किन को खोलने के कारण क्या होता है कि वहाँ से भी यूरिया, क्रिएटिनिन, काफ़ी हद तक गंदगी निकल जाती है। तो इसीलिए अगर हम इसमें ऐसा कोई एक्सरसाइज करें, यानी कि स्किन के लिए, कि जिसमें जैसे कई तरह के स्टीम बाथ भी लोग लेते हैं, कई तरह के टब में बैठ जाते हैं, 40 डिग्री टब में बैठ जाते हैं, तो धीरे 1 घंटा 2-3 घंटे बैठने से पूरी स्किन जो है ना, वो उस टेम्परेचर में ओपन हो जाती है और उससे बहुत गंदगी निकलने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें ना स्किन को एक्टिवेट करने के साधन जुटाने पड़ते हैं। एक चीज़ और होती है कि हम इसमें गर्म पानी से नहाने को मना करते हैं, क्योंकि गर्म पानी से स्किन बंद हो जाती है। हमारे 35 लाख रोमकूप उससे बंद हो जाते हैं। तो हमारे रोमकूप जो है खुलने चाहिए। तो खुलने के लिए क्या करना है, एक तो फ्रिक्शन कर के बॉडी से रगड़ के तौलिए से नहाना चाहिए, और ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना चाहिए, उससे ना ब्लॉक हो जाती है हमेशा बॉडी। ऑयल नहीं लगाना चाहिए, और गर्म पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किन बंद हो जाती है। ताज़े पानी से नहाना चाहिए, तो उससे क्या होता है, स्किन एक्टिव हो जाती है, उससे खुलती है। फिर रोज़ धूप में आधा पौना घंटा बैठना चाहिए, जिससे स्किन हमारी विटामिन डी मिले, तो थोड़ी स्किन एक्टिव हो उसके अंदर, इस तरह से। तो ऐसे करने से तो स्किन जितना ओपन करता है ना, तो किडनी में प्रेशर कम हो जाता है, तो डायलिसिस ऑटोमेटिकली उसकी कम होने लग जाती है। तो इस तरह से ऐसी भी संभावना हमने देखी हमारे यहाँ पे। कई लोग डायलिसिस से निकल भी गए, ठीक भी हो जाते हैं, और उनको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि उनकी किडनी ठीक हो गई ऐसा नहीं कह सकते, पर हाँ, क्रिएटिनिन उनका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बनता रहता है, पर वो तकलीफ दे नहीं होता। मान लो 2-3 2.5 बन रहा है, 3 बन रहा है, यूरिया थोड़ा सा बन रहा है, लेकिन वो टॉलरेबल है, बॉडी में कोई सिम्टोमेटिक तकलीफ नहीं दे रहा है, समझे ना। और हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे बनने लगता है, इस तरह से। तो अगर हम अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल इसमें लें प्रॉपर, और थोड़ी एक्सरसाइज करके किडनी के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं, तो हम इसको जो है डायलिसिस को
काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं यूँ समझ में। जी, तो सर सबसे पहले डाइट ही जानना चाहेंगे, क्या फूड हमें लेना चाहिए जिसको किडनी डिसीज़ हो? देखिए, किडनी डिजीज़ में बहुत ही थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे रहना पड़ता है इसमें ख़ास तौर पे। सबसे पहले तो इसमें हाई प्रोटीन डाइट बंद करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर वही है। सॉल्ट बंद करना पड़ता है, ठीक है। और अब इसमें हाई प्रोटीन के अंदर क्या मालूम है कि अगर आप ड्राई चीज़ें लेते हैं, जैसे रोटी दाल, ग्रेन जो रोटी गेहूँ चावल दाल जो ड्राई हो गए, उसकी प्रोटीन हाई कंटेंट वाली होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको भिगो दो और भिगो के इनको फुला दो तो इनकी वो प्रोटीन कंटेंट लो हो जाती है, समझे ना। तो इस तरह के जो जैसे अभी नट्स है, अभी देखिए हम कहते हैं बादाम अखरोट काजू पिस्ता खाना ही मत किडनी में, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर है, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि इनको भिगोकर आप इनका दूध बना सकते हो आप, क्योंकि बादाम जब भीग जाते हैं ना तो इट बिकम्स ए फ्रूट्स। जैसे कोकोनट है, ताज़ा नट है, पर उसका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, उसमें प्रोटीन कम है, तो कोकोनट का मिल्क, कोकोनट खाया जा सकता है, बादाम खाई जा सकती है। अंकुरित दालें जो होती है ना, अगर वो आप दाल खाओगे तो किडनी के लिए प्रॉब्लम है, पर अंकुर अगर हो गई और 1 इंच लंबा अंकुर बढ़ गया तो वो वेजिटेबल हो गई, तो अब वो तो एक प्रकार से सब्जी के अंदर आ गई, तो उसका प्रोटीन ऑलमोस्ट 1-2% ही रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे प्रोटीन जो है ना, ये बॉडी को चाहिए और आप बॉडी को इससे दे सकते हो, इससे बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी जगह आप दूध दोगे, नॉनवेज दोगे, दालें दोगे, सोयाबीन दोगे, रोस्टेड मूंगफली दोगे, पनीर दोगे, तो उससे फिर डैमेज होने की, उससे फिर किडनी कभी ठीक नहीं होती, ठीक है, पहली बात। अच्छा, सॉल्ट इसमें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि सॉल्ट एक प्रकार का इनऑर्गेनिक मैटर है बॉडी के लिए, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट कभी नहीं करती, उसको निकालना पड़ता है। तो फिर भी एक टोटल सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट या कोई सेंधा नमक जो होता है वो हम इसमें थोड़ी बहुत ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में इसके अंदर हम फल भी खा सकते हैं। फल डॉक्टर लोग जनरली एलोपैथी वाले मना कर देते हैं। वो क्यों मना करते हैं? क्योंकि पोटाशियम है जी उसके अंदर, इसके लिए उसको मना कर देते हैं। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि कोई भी फल अगर उसमें पोटाशियम होता है तो वो पोटाशियम है ना, अलग से बॉडी में रिलीज़ होने के लिए नहीं होता, बल्कि अगर उसमें पोटाशियम है तो दूसरे मिनरल के साथ में कॉम्बाइन होकर उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है, वो कोई अलग से रिलीज़ करने के लिए नहीं होता। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोकोनट में फ़ैट होती है। अब फैट होती है तो वो उसके साथ उसका प्रोटीन, उसके मिनरल कंटेंट, उसको सबको आपस में मिलकर डाइजेशन करने के लिए होता है। तो आपका ऐसा नहीं कि वो फैट निकल के अलग बॉडी में आ जाएगी, अलग से बॉडी में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो कॉम्बिनेशन में बॉडी को मिल रही होती है। तो इसलिए पोटाशियम का जो अपोजिट जो मिनरल होता है वो भी तो साथ में होता ही है ना। तो मैंने तो चूँकि किडनी केसेस में बहुत काम किया है, क्योंकि मैं खुद किडनी मरीज़ रहा हूँ ना, इसलिए मैंने खूब काम किया उस पेपर। तो उसके अंदर मैं लोगों को फल खूब खिलाता हूँ और उससे उनका कोई न तो कभी पोटाशियम बढ़ता है और न कभी आज तक कभी प्रॉब्लम देखने में आई मेरे देखते देखते। तो पहली बात तो उनको एक बार तो दिन में मिनिमम उनको फल तो खाना ही चाहिए। क्यों? उसमें केवल शुगर है, फ्रुक्टोज है, तो और फाइबर है, तो मिनरल और विटामिन सी मिलते हैं ना, और पानी भी अच्छा मिल जाता है। एक प्रकार से समझो कि फिल्टर्ड पानी मिल जाता है ना, प्योर पानी, ठीक है। और बाकी जो खाना खाते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल रोटी चावल दाल तो खा नहीं सकते, क्योंकि वो तो ड्राइड है ना सब सारे। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल डाइजेस्टेबल ऐसे स्टार्चेस, कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं जो बॉडी में गए और पच गए और उसकी वेस्टेज भी कम बने, क्योंकि अल्टीमेटली किडनी में क्या होता है, वेस्टेज ज़्यादा नहीं बननी चाहिए ना। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सैलड खूब खाएं। तो सैलड में कुछ नहीं है, मिनरल्स है, बस पानी है और फाइबर है, और तो कुछ है नहीं। तो उसका तो प्रोटीन भी नहीं है, स्टार्च भी नहीं है सलाद में। तो सलाद जितने अच्छी मात्रा में खाएंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा। सलाद के साथ में स्टीम सब्जियां जो होती है, जितनी भी हरी सब्जियां होती है ना, वो हरी सब्जियां भी इसमें खाई जा सकती है, ठीक है। तो हरी सब्जियां भी जो है ना, हल्के घी तेल मसाले में चौंक मारकर सब्जियां भी सब तरह की सब्जियों का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे भारत में हम लोग दाल को सब्जी मानते हैं, पनीर को सब्जी मानते हैं, गट्टे को सब्जी मानते हैं, या और कोई आलू को भी हम सब्जी मानते हैं। तो जो ठोस चीज़ें बनती हैं ना बेसन की, हम उसको भी सब्जियां मान लेते हैं। सोयाबीन की चीज़ों को भी हम सब्जी मान लेते हैं। वो सब्जियां नहीं, सब्जियों का मतलब है लाल पीली हरी, जो हरी सब्जियां होती है, ठीक है ना, इस तरह से।
तो सलाद के साथ में सब्जियां हो गई, और सब्जियों के साथ में है ना फिर वो क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो प्रोटीन बॉडी को चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो हमें नट्स और स्प्राउट से तो मिल जाता है। तो एक मील में वो सलाद सब्जी के साथ में नट्स और स्प्राउट्स लें ताकि बॉडी को सही चीज़ मिले, या उनका मिल्क वगैरह जो हो सकता है वो ले सकते हैं, और इवन वो मिल्क शेक भी बना सकते हैं, कोकोनट मिल्क शेक, बादाम मिल्क शेक ऐसे, पर उसमें गाय भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और एक मील में क्या करना है, सलाद खाना है, सब्जी खानी है, और उसके साथ में जो कार्बोहाइड्रेट देना है उसमें भुने हुए आलू या उबले हुए आलू, क्योंकि आलू जो ना अल्कलाइन होता है बॉडी के लिए, और उसमें जो छिलका होता है वो बॉडी के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो आलू भूनकर या रोस्ट करके आपको जैसे भी खाना है वैसे तरीके से खा लें, या आलू की कई तरह की बनावटें बनाई जा सकती हैं, इवन ड्राई टिक्की भी बनाई सकती है जो बगैर फ्राई किए हुए ऐसे। तो आलू की कोई भी चीज़ खा लें, और शकरकंद जो होती है वो ऐसा स्टार्च है जो बॉडी में फाइबर ज़्यादा देता है, मिनरल ज़्यादा देता है, और बॉडी में गंदगी पैदा नहीं करता, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें खाई जा सकती है। अच्छा, किडनी में क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन नहीं देना होता है, क्योंकि वो उससे यूरिया बनेगा, तो हम क्या करते हैं, अगर हम सूखा मकई की रोटी खिलाएं तो वो उनको जो भारी पड़ेगी, तो हम उसको डायरेक्ट भुट्टा दे सकते हैं, जिसको छल्ली कहते हैं या कॉर्न, स्वीट कॉर्न कहते हैं ना जैसे हम लोग। तो स्वीट कॉर्न या भुट्टा जो है ना वो उनके लिए अच्छा होता है, क्यों, वो ताज़ा अन्न है और उसके अंदर प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है, और अच्छी मात्रा में शुगर और ग्लूकोज मिल जाता है बॉडी को, ठीक है। फिर हरे मटर जो होते हैं वो है तो प्रोटीन, लेकिन अगर सूख जाएंगे तो दाल बन जाएंगे, पर वो हरे अवस्था में है इसलिए वो तंग नहीं करते हैं। इसी तरह हरे चने होते हैं वो भी किडनी में तंग नहीं करेंगे इस तरह से। और फिर उनको लगता है कि नहीं भैया रोटी खानी है, क्योंकि रोटी के बिना कई लोग रह नहीं पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, आलू की रोटी बनानी चाहिए, यानी आलू ज़्यादा आटा कम, उसको खाली आटा बांधने के लिए इस्तेमाल करें, और उसको अच्छी तरह रोस्ट करके उसको अच्छी तरह चबाए खा लें। देखिए, अनाज जितना ज़्यादा भिगोकर उसको धीमी आंच पे पकाकर और उसको जितना चबाया जाता है ना, उतना जल्दी वो बॉडी को पच जाता है और बॉडी में फिर वो गंदगी पैदा नहीं करता। अब यहाँ पे समझना क्या, ये तो खान पान का तरीका हो गया ना, लेकिन अब इसके साथ में एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों मालूम है, किसी भी सेल का एक नियम है कि अगर वहाँ सर्कुलेशन नहीं पहुँचा ना तो वहाँ पर वो अंग नवनिर्माण नहीं करेगा। तो किडनी के आसपास जो ब्लॉकेज पहले क्रिएट हुए उसके, देखिए यहाँ तो किडनी में प्रेशर पड़ा या किडनी के पास खून का दौरा कम हो गया, उसके कारण वो सिकुड़ गई और यहाँ वो टूट गई, दो ही बातें होती है। तो आपको है ना किडनी के चारों तरफ उसके पास सर्कुलेशन अच्छा पहुँचाने के लिए जो जो साधन जुटाए जा सकते हैं, यानी कि जिससे खून का दौरा पहुँचे, तो अच्छी तरह के कई तरह के योगासन जिसका प्रभाव किडनी के एरिया में ज़्यादा पड़ता है, तो पूरी बॉडी के ऐसे योगासन करने चाहिए। वो तो फिर अब बहुत सारे योगासन है, मैं यहाँ तो इतना नाम नहीं बता पाऊँगा, और पर जनरल फिजिकल एक्सरसाइजेस करना और प्राणायाम वगैरह, प्राणायाम बहुत काम करता है, डीप ब्रीदिंग। क्यों मालूम है, उससे किडनी जो है ना अंदर, उससे जैसे हम भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं और श्वास को जोर जोर से फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा प्रेशर सीधा पेट के ऊपर ही पड़ता है इस तरह से। तो ऐसे सारे व्यायाम करने से भी बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। और बाकी तो छोटे मोटे जो साधन है, धूप लेना, हवा ऑक्सीजन में जाना, नंगे पांव धरती पर चलना, मेडिटेशन करना, और दवाओं से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी भी केमिकल है, दुनिया का कोई भी केमिकल होने दो, निकालना तो किडनी को है, और किडनी अभी उस अवस्था में रहती नहीं है, इसलिए दवाइयों से बचने की कोशिश करें। बाहर से कैल्शियम लाना, बाहर से सब लाना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चलें तो फिर आपकी किडनी जो है दुरुस्त हो जाती है वापस। सर, खान पान बताया, एक्सरसाइज बताई आपने, और ध्यान, ये सब हमें करना है, लेकिन साथ ही ऐसा भी सुना है कि जो किडनी डिसीज़ का शिकार होते हैं उन लोगों को पानी नहीं पीना होता है या कम पीना होता है, तो ऐसा भी कुछ होता है सर? हाँ, देखिए क्या होता है कि चूँकि किडनी अभी बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही ना, क्योंकि उसके अंदर वो फिल्टर अब रहे बचे नहीं है ना, बहुत कम हो गए हैं, तो 1000 के आसपास समझो हम उसको लिक्विड देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप फल खा रहे हो, आप सलाद खा रहे हो, आप स्प्राउट्स खा रहे हो, और तो आपकी बॉडी में नेचुरल पानी जा रहा है। अच्छा, आप मसाला ज़्यादा खा नहीं रहे हो, आप हाई प्रोटीन ज़्यादा खा नहीं रहे हो, तो उसके कारण आपको पानी की ज़रूरत कम पड़ रही है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप नेचुरल फूड पे आ जाते हो ना, तो आपकी पानी की नीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और वैसे भी इसमें हम लोग कुछ जूसेस पीने की राय ज़रूर देते हैं। देखिए, कुछ जूसेस जो है ना किडनी डिजीज़ में बहुत काम करते हैं, जैसे
घिया का जूस, पेठे का जूस, केले के डंडे का जूस, ऐसे होता है ना। एक स्नेक गॉड होती है साउथ इंडिया में, एक उसका जूस, और गाजर का जूस। ये जो 4 चीज़ें बताई ना, ये किडनी के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल जूसेस हैं, ठीक है। किडनी डिजीज़ वाले गन्ने का रस भी पी सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इसमें खटाई जो खानी होती है ना, वो थोड़ी कम खानी होती है, बस उतना ही फ़र्क है। नींबू टमाटर जो खाते हैं वो थोड़ा कम खाना होता है। और किडनी डिजीज़ में मिक्स वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं, जैसे थोड़े इसमें डॉक्टर हरे पत्ते खाने नहीं देते पोटाशियम के कारण वैसे भी, और लेकिन इसमें थोड़े हरे पत्ते खाए जा सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश अवस्था में, इसलिए खाए जा सकते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल जूस जो है ना, वो बनाकर भी लोग पी सकते हैं। तो उससे वो ज़्यादा 2 बार भी अगर आपने पी लिया तो 200 ml चला गया। अच्छा, इसमें चाय कॉफ़ी तो आप पियोगे नहीं, तो उससे पानी जाने का रास्ता बंद हो गया, है ना। आप नमक कम खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली पानी की नीड कम हो जाती है, और है ना। अच्छा, और आपको ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करने के लिए भी नहीं बोलते कि जिससे खूब पसीना निकाल दो जी आप, जिससे पानी खूब पीना पड़ जाए, वो भी हम मना कर देते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली 1000 ml के आसपास जो है ना पानी जो है ना लेने की अवस्था तक हम उनको ले आते हैं। तो इस तरह से उनको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। जी सर, बहुत ही डीपली आपने डाइट आज बताई है कि क्या क्या खान पान होना चाहिए। तो मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनसे यही उम्मीद करूंगी कि वो इस डाइट को फॉलो करें और इस खतरनाक बीमारी से बच पाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, इतनी सारी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की किडनी डिसीज़ पर। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि किडनी डिसीज़ के कारण ग्लोबली जो डेथ रेट्स हैं वो कितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है जागरूक होना, अपने खान पान को आज ही बदले। जो भी खान पान आज आपको हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर NK शर्मा सर द्वारा बताए गए हैं, उस खान पान को अपने जीवन में लाएं और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।